लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज ये सबसे पहले मैंने शेर आपकी नज़र इसलिए किया कि इस शेर को लिखने वाला इंसान आज हमारे बीच में नहीं रहा। जी हाँ, मशहूर शायर बशीर बद्र आज हम सबको छोड़ के चले गए, तो एक छोटा सा श्रद्धांजलि कर उनको देने का तरीका मेरी तरफ से ये उनके ये मशहूर शेर पढ़ कर था। सत्ता या विचारधारा? Vichardhara विचारधारा. Why? is because ideology is always important. Yeah. We have to place before the people the ideology of the party and the programs of the party. And what if you are in power, you have to tell the people our achievements. Then only the people will definitely appreciate our stand and they will bless us. सत्ता तो आती है और जाती है, लेकिन विचारधारा को कायम रखना ये बड़ी बात है। इसके लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है। I agree with both RKG and Sidramaiah. You cannot, in my view, you cannot go as a large organization. You cannot go towards Satta even without a clear understanding of Vichardhara. And we have to convince the people of our Vichardhara, which is pro-poor, pro-women, plural, treating everybody equally. So the fight, political fight at a organizational level, at a national level is always about Vichardhara. देखिए, ये वीडियो मैंने शुरुआत में आपको इसलिए दिखाया क्योंकि आज जो कर्नाटक में हुआ वो बहुत से क्या 90% लोगों को उस पर विश्वास नहीं हो रहा। ये वीडियो आपके सामने है। डी.के. शिव कुमार और सिद्धारमैया गले मिल रहे हैं। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया, जैसा कांग्रेस हाईकमान ने उनको हुक्म किया, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब जाहिर सी बात है, फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद डी.के. शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे कर्नाटक के। और गले मिल के डी.के. शिव कुमार ने फिर पैर भी छुए हैं सिद्धारमैया के, और इस तरह से सत्ता हस्तांतरण हो गया। लोगों का आज एक ही सवाल था कि विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी आसानी से कोई सत्ता अपनी दूसरे को दे सकता है, और वो भी कांग्रेस में। ये ज़्यादा हैरानी की बात हो रही थी। लेकिन मैंने आपको ये खबर बताने से पहले, इस पर बात करने से पहले वो वीडियो इसलिए दिखाया कि राहुल गांधी ने जब पूछा था सिद्धारमैया से कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, विचारधारा या पद, तो उन्होंने कहा था विचारधारा। और आज जो कर्नाटक में जितना स्मूथली काम हुआ है, उसने एक चीज़ पक्के तौर पर साबित कर दी कि अब कांग्रेस में जो बचे कुछ संघी हैं उनका काम तमाम हो गया है। अब संघियों का कांग्रेस में जो वजूद है वो ख़त्म हो गया है। अब आपको आने वाले वक्त में कम ही ऐसे इंसिडेंट्स मिलेंगे जहां संघ के जो समर्थक है कांग्रेस के अंदर वो अपना खेल कर पाए। अगर वो तगड़े होते तो आज इतनी आसानी से ये इस तरह का सत्ता परिवर्तन नहीं, मतलब स्थानांतरण नहीं होता। कोई भी मुख्यमंत्री इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता, बात तो सही है। लेकिन डी.के. शिव कुमार के लिए सिद्धारमैया ने जगह खाली की क्योंकि पार्टी का आदेश था। यानी विचारधारा वाले लोग, जो कांग्रेस की विचारधारा वाले लोग हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी में बचे हैं। सिद्धारमैया ने ये साबित कर दिया। इसलिए इस्तीफ़ा तो सिद्धारमैया ने दिया, तकलीफ़ बीजेपी के लोगों को हुई। अब बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं ना कि एक साल में जो है वो मिड टर्म पोल हो सकते हैं, तैयार रहिएगा, ये सब सिर्फ उन लोगों को भरोसा देने के लिए हैं जो संघी कांग्रेस के अंदर घुसे बैठे हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनका जोश बनाए रखने के लिए ऐसा कहना ज़रूरी है। और साथ में कहीं लोगों को ये मैसेज ना चला जाए भाई कांग्रेस तो डिसिप्लिन्ड पार्टी हो गई है, उस इमेज बनने को रोकने के लिए इस तरह की झूठी अफवाहें या झूठी खबरें चलाई जा रही। लेकिन अब इतना मैं बता सकता हूँ कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिसने कुर्सी छोड़ी है वो भी एक डिसिप्लिन्ड, लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री, ज़मीन से जुड़ा मुख्यमंत्री। ये वीडियो आपके सामने देखिए। ये जो सिद्धारमैया इस उम्र में भी जो डांस कर रहे हैं अपनी ट्रेडिशनल, उसमें जो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं, ये साबित करता है कि वो
मुख्यमंत्री भले लॉन्गेस्ट सर्विंग मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन ज़मीन से आज भी जुड़े हुए थे, इसलिए कर्नाटक में इतने पॉपुलर हैं। ऐसी शख्सियत ने जगह छोड़ी है, और जिस शख्सियत ने जगह ली है वो तो कांग्रेस विचारधारा का कट्टरपन का हाईएस्ट लेवल क्या हो सकता है उसका जीता जागता उदाहरण है। जिस आदमी ने 50 दिन जेल काटी, तरह तरह की यातनाएं सही, फिर भी सिर्फ एक सोनिया गांधी के एक शब्द पर कि हम पूरी पार्टी आपके साथ है, इस पर सब कुछ सहा। न सिर्फ सहा, बाहर निकल के पार्टी की कमान जब मिली तो पार्टी को मजबूत किया और ऐसी जीत दिलाई जो कांग्रेस के आने वाले कई दशकों तक इतिहास में रहेगा कि कर्नाटक में इतनी ज़बरदस्त जीत कांग्रेस को मिली थी और DK शिव कुमार ने दिलाई थी। तो सही आदमी को सत्ता मिली है, सही आदमी उत्तराधिकारी बना है। अब ये तो कर्नाटक की बात हो गई। अब ये सारा चीज़ें आपको मालूम है, इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। लेकिन एक चीज़ और, जैसे ही ये DK शिव कुमार वाला फैसला हुआ, सिद्धारमैया से राहुल गांधी ने इस्तीफ़ा देने को कहा, तो एक बात चली कि राहुल गांधी अब इंदिरा गांधी की झलक राहुल गांधी में दिखने लगी है। राहुल गांधी ताबड़तोड़ फैसले लेने लगे हैं, चाहे वो VD सतीशन का फैसला हो, चाहे विजय के साथ जाने का फैसला हो, चाहे ये DK शिव कुमार को सत्ता सौंपने का फैसला हो। बात सही है। इंदिरा गांधी का एक रूल था, रूल क्या, एक अनलिखा रूल था कि अगर आपको काम करना है, पार्टी के हिसाब से काम करना है तो मोस्ट वेलकम है। आपको पार्टी आपके काम से ज़्यादा इज्जत देगी। लेकिन आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, आपको सिर्फ पद चाहिए, तो आपके लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। आपको जहाँ ये सब मिले आप वहाँ जा सकते हैं। ये क्लियर फंडा था इंदिरा गांधी का। राहुल गांधी इसी फंडे पर अब काम कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जो मौजूदा कांग्रेस का इंदिराकरण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, या कर रहे हैं तो इतनी लेट क्यों कर रहे हैं? लेट क्यों कर रहे हैं उसका तो कारण सीधा सीधा ये है कि अब तक आपको मालूम है राहुल गांधी को कांग्रेस के अंदर ही बहुत से लोग नीचे खींचने वाले थे। राहुल गांधी ने बड़े पेशेंटली, बड़े धीरे धीरे पहले कांग्रेस को बदला। आज की डेट में जब वो 90% कांग्रेस को बदल चुके हैं, तब ये फैसले लेने की उनकी हिम्मत हुई है, या उन्होंने ये फैसले लेने का फैसला किया है कि अब जो होगा मेरे हिसाब से होगा, जो होगा तुरंत होगा। सोचिए, उस वक्त जब राजस्थान में वो सारा मामला हुआ था, अशोक गहलोत से जब इस्तीफा मांगा गया था और उन्होंने मना कर दिया था, वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कितना फ़र्क है। अगर आज के जैसी कांग्रेस, जितनी आज राहुल गांधी के हिसाब से जो कांग्रेस में बदलाव आया, अगर उस वक्त आए होते तो सचिन पायलट उस वक्त मुख्यमंत्री बन गए होते। अशोक गहलोत की हिम्मत नहीं थी कि वो इस्तीफा ना देते। लेकिन तब की कांग्रेस जरा संघियों से भरी पड़ी थी, उनका दबदबा था। आज की कांग्रेस कुछ अलग है, इसलिए राहुल गांधी ये फैसले ले पा रहे हैं। अब वो इंदिरा गांधी क्यों बने, क्यों इंदिरा गांधी की तरह फैसले लेने लगे, उसकी सीधी वजह यह है कि राहुल गांधी जानते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि फैसले वक्त पे नहीं ले पाती है। ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगता है और इसकी वजह से दिक्कतें भी बहुत आती है कांग्रेस पार्टी को, बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो फैसले में देरी है ना, इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ संगठनात्मक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत झटका लगा है। कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है और ठीक उसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री ने फिलहाल इस देश को आर्थिक रूप से कहीं पीछे धकेल दिया है। दोस्तों, अब थोड़ी बात हमारी और आपकी भी कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री की इस खबर ने पूरी मार्केट को हिलाकर रख दिया। जो लोग इन्वेस्टेड नहीं थे वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह गए। मैंने थोड़े दिनों पहले आप लोगों को मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में उसे फ़ायदा भी लिया। इधर सेबी लाइसेंस एक्सपर्ट आपको ट्रेडिंग में गाइड करते हैं, वो भी फ्री में।
मार्केट वुल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं मात्र 99 रुपए की लाइफ टाइम फीस के साथ। यहां पर कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस भी नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है, वो भी आसानी से। देखिए मैंने यहां पर पिन डालकर लॉग इन कर लिया और इनका जो इधर फॉलो ट्रेंड है ना फीचर, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे ज़्यादा मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर भी है जिसको कहते हैं स्टॉप लॉस, जो कि आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस 1476 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। जिन लोगों ने इनके हिसाब से रिकमेंडेशन फॉलो किया उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट बुक किए हैं। पिछले महीने 57,170, दूसरे महीने में 70,468 और तीसरे महीने में 59,696 का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया है। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि इस रिकमेंडेशन पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे यूज़ करना बहुत सिंपल और सिक्योर है। तो देर किस बात की, लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। बस इस वीडियो के खत्म होते ही एक बार उस पर क्लिक कीजिएगा और मार्केट वुल्फ ऐप को चेक ज़रूर कीजिएगा। इंदिरा गांधी की तरह फास्ट डिसीजन लेने का 3-4 उदाहरण राहुल गांधी ने अभी रख दी, लेकिन उसमें आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि राहुल गांधी दक्षिण का किला अपना इंटैक्ट क्या मजबूत करना चाह रहे थे। ये हम कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन कभी ये भी सोचिए कि राहुल गांधी दक्षिण का किला मजबूत क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि 129 लोकसभा की सीटें हैं और 2029 में अगर 129 सीटें जिस तरफ जाएंगी, जो एक तरफ अगर कांग्रेस के साथ होली तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, वो तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी ज़रा ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे फैक्टर हैं। आप ज़रा नज़र दौड़ा के देखिए, जो दक्षिण भारत में अभी चेहरे हैं कांग्रेस के पास, राहुल गांधी की टीम में जो चेहरे हैं, इनफैक्ट मैं ये कहूँगा, तो मैं बार बार राहुल गांधी इसलिए कह रहा हूँ कि फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। अब जिस दिन ये कर्नाटक वाला होना था, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से कहा कि इसका फैसला राहुल गांधी लेंगे, जबकि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका मतलब साफ है, अगर राहुल गांधी फैसला कर्नाटक का ले सकते हैं तो सारे फैसले राहुल गांधी के ही हैं। तो टीम राहुल गांधी है और राहुल गांधी ने अपनी टीम को कितना मजबूत बनाया दक्षिण में, ज़रा नज़र दौड़ाइए। सबसे पहला नाम आप किसका देखें, उनकी टीम में सबसे स्ट्रांग जो इस वक्त दिख रहे हैं, DK शिव कुमार कर्नाटक से। DK शिव कुमार की खासियत क्या है? पार्टी के सबसे बड़े संकट मोचक। जब भी पार्टी में कोई मुसीबत आती है, किसी भी राज्य में कुछ गड़बड़ होती है, कुछ समाधान नहीं निकल रहा होता, वहाँ DK शिव कुमार को भेज दिया जाता है। कहने को तो चाणक्य किसी और को कहा जाता है, लेकिन वो दिल्ली में बैठे और मजबूत पार्टी को चलाने वाले चाणक्य नहीं, ये असली चाणक्य है मेरे हिसाब से। और दूसरी बात, खुद भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है इनका, और उसके अलावा इनके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं कि जो पार्टी के लिए जो संसाधन है ना, संसाधन समझ रहे हैं, आर्थिक स्थिति, उसको लाने का बहुत बड़ा योगदान जो भी अभी पार्टी में आ रहा है और जो आगे बढ़ेगा, DK शिव कुमार पर है। इसलिए पार्टी के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं DK शिव कुमार 2 तरह से। अब आइए दूसरे पर, साथ में लगते तेलंगाना में। तेलंगाना कौन? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी इस वक्त कांग्रेस में सबसे बेहतरीन रणनीतिकारों में से एक है। वो स्ट्रैटेजी, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, चुनाव कैसे लड़े जाएं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझता। बेहतरीन रणनीतिकार, और साथ में वो भी DK शिव कुमार की तरह खुद तो बड़े बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन संसाधन जुटाने में कांग्रेस के लिए सबसे ऊपर की श्रेणी में आते हैं। DK शिव कुमार के साथ दूसरा नाम उनका जुड़ता है, वो हैं रेवंत रेड्डी। फिर आइए तीसरा चेहरा, VD सतीशन। राहुल गांधी ने क्यों चुना केरल में? क्योंकि VD सतीशन को इसलिए चुना, चाहते वो KC वेणुगोपाल को चुन सकते थे, लेकिन जो चीज़ KC वेणुगोपाल पर भारी पड़ गई VD सतीशन की, वो है उनका पॉपुलर इमेज, यानी जन नेता। जन नेता चुना केरल में अपने खास आदमी के ऊपर, विधायकों की पसंद के ऊपर जन नेता को मुख्यमंत्री बनाया। मैसेज क्लियर है
कि पब्लिक सिंपैथी जिसके साथ है वो पार्टी का चेहरा होगा। फिर आइए तमिलनाडु में विजय का साथ क्यों तुरंत राहुल गांधी ने चुना, क्यों अपने पुराने सहयोगी जिसे बड़ा भाई कहते स्टालिन, क्यों उसको छोड़कर तुरंत विजय के साथ गए। विजय आज की डेट में खास करके दक्षिण भारत में यूथ आइकन है। युवा जेनजी ने उन्हें चुना है, उनकी पार्टी को भर भर के वोट दिया। और उसके अलावा स्टार तो हैं ही, मेगा स्टार तो हैं ही। और मेगा स्टार ऐसा नहीं कि सिर्फ तमिलनाडु में, वो कर्नाटक में भी है, वो आंध्रा में भी है, वो तेलंगाना में भी है, वो केरल में भी है, बल्कि हिंदी पट्टी में भी उनकी फिल्में, जो डब की फिल्में, बहुत पसंद की जाती है। वो एक बहुत बड़ा कारण है, यूथ आइकन है और मेगा स्टार है। फिर आइए एक राज्य जहाँ सरकार तो नहीं है कांग्रेस की, लेकिन अब अगला निशाना कांग्रेस का वही है, वो है आंध्र प्रदेश। वहाँ कौन? वाईएस शर्मिला, टीम राहुल की वाईएस शर्मिला, महिला। जहाँ चंद्रबाबू नायडू जैसा स्टॉलवर्ड, जहाँ जगन मोहन रेड्डी जैसा पॉपुलर नेता जो 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, उनके बीच में राहुल गांधी ने उतारा किसे? एक महिला को उतारा, जिससे मैसेज गया कि कांग्रेस महिला शक्ति को आगे बढ़ाना चाहती है। और साथ में जगन मोहन रेड्डी से ज़्यादा शर्मिला को उनके पिता वाईएसआर रेड्डी की परछाई माना जाता है। अपने पिता की परछाई बन के महिला सशक्तिकरण का मैसेज देती हुई वाईएस शर्मिला। अब आप देखिए पूरे दक्षिण में क्या ज़बरदस्त सिपह सालार राहुल गांधी ने खड़े किए। एक संकट मोचक, एक बेहतरीन रणनीतिकार, दोनों फाइनेंस पार्टी के लिए जो सब बहुत ज़रूरत है जिसकी पार्टी की, उसके लिए सबसे बड़े जुगाड़ू हैं, या जो भी आप शब्द का इस्तेमाल करो। एक यूथ आइकन का साथ, एक पॉपुलर नेता, पब्लिक में जिसकी इमेज आज की डेट में एक संत जैसी है, वो मुख्यमंत्री, और एक महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण। ये अलग अलग क्वालिटी से राहुल गांधी ने दक्षिण में अपने सिपह सालार चुने हैं और दक्षिण के किले को एकदम से सील कर दिया है। खास करके बीजेपी के लिए तो रास्ता क्या, सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी है। इसलिए सिद्धारमैया की जगह तुरंत उन्होंने डीके शिव कुमार को चुना कि अब वक्त है। चाहते तो वो इसको और लिंगर ऑन कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो मैसेज देना चाहते थे कि जैसे ही केरल का फैसला हुआ है, तुरंत वो पूरा दक्षिण को सील कर देना चाहते थे। अगला काम पता कहाँ हो रहा है? अगला काम आंध्र प्रदेश में अब तुरंत शुरू हो चुका है। उस पर लौटता हूँ मैं, लेकिन इससे पहले इस कहानी को थोड़ा और ख़त्म करता हूँ। अब आइए दूसरी वजह से। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी को जो दक्षिण में कांग्रेस मजबूत हो रही है, उससे ज़्यादा तकलीफ क्यों हो रही है? ये तो है ही कि 129 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी को वहाँ 3, 4, 5 सीटों से ज़्यादा की उम्मीद नहीं है। अगर सहयोगियों के साथ मिल मिला के भी उन्हें कोई बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं दिख रही है, खुद के दम पे तो वो कर नहीं सकती, वो तो है ही है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। वो गणित, चुनावी गणित बीजेपी का रहेगा। लेकिन उसके अलावा दूसरी तकलीफ बहुत बड़ी है। जब बीजेपी ने कांग्रेस को ख़त्म करने की कोशिश की तो सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं की। कांग्रेस के नेता अपने यहाँ पर शामिल करके और जो नहीं आए हैं उन्हें जेल में डाल के या दूसरे हथकंडे अपना के सिर्फ पॉलिटिकली ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस की सांस बंद करने की कोशिश की होगी। आपको याद है लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुआ। पार्टी का फाइनेंस ख़त्म करने की, फाइनेंस की जो नाड़ी है उसको दबाकर पूरा सिस्टम कांग्रेस का कोलैप्स करने की कोशिश की थी। ये तो कांग्रेस है, पुराना पेड़ है, थोड़ी सी सांस पे फिर भी जिंदा है। लेकिन अब आप देखिए ज़रा इन 5 राज्यों के इन शहरों पर नज़र दौड़ाइए। हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम और कोची, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, ये ऐसे शहर हैं भाई साहब जो हमारी देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर आप देखोगे शहरों को तो टॉप में आते हैं। इसीलिए दक्षिण भारत के लोग कहते हैं ना कि हम सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं और हमें उसके बदले में मिलता बहुत कम है। ये वो शहर हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इस देश की इकोनॉमी में। और ये सारे के सारे शहर अभी अगर आप विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम को छोड़ दो तो बाकी सारे शहर किसके रूल में है? कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों के रूल में। विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के, बीजेपी का वहाँ कोई खास वो नहीं, बीजेपी को वहाँ से कुछ हासिल नहीं होता है।
अब अगर अगला जो स्टेप है जहां कांग्रेस ने काम शुरू कर दिया है उसमें कामयाब हो जाते हैं तो कुछ सालों में ये शहर भी कांग्रेस के पास होंगे। तो कांग्रेस की जो पार्टी की आर्थिक स्थिति है, जो पार्टी की लाइफलाइन है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की लाइफलाइन होती है जो संसाधन, धन, इनसे बड़े उस स्रोत जो है उसके पूरे देश में और कोई नहीं है। भले आप यूपी जीत लो, भले आप बिहार जीत लो, भले आप मध्य प्रदेश जीत लो, आप केंद्र की सत्ता तो हासिल कर सकते हैं जनाब, लेकिन इन राज्यों से अगर आप पार्टी को आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो कोई मदद नहीं मिलती है। आर्थिक मदद मिलती है पार्टी को, आर्थिक संजीवनी जो मिलती है वो हमेशा दक्षिण भारत से मिलती है। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा दक्षिण भारत को अपने सीने से लगा के रखा। 77 की आंधी में जब पूरे भारत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था तो दक्षिण ने तब भी कांग्रेस को संभाला था। इसलिए राहुल गांधी ने दक्षिण सबसे पहले चुना है, दक्षिण से यात्रा भी शुरू की थी और दक्षिण से ही ये 29 की यात्रा शुरू की है। और बीजेपी को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ यही है कि ये जो असली सोर्स है इनकम के, जिन शहरों से असली पार्टी को जान मिलेगी वो तो सब कांग्रेस के पास चले गए, इसलिए ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। अब आइए जो दूसरा पार्ट शुरू किया कांग्रेस ने वो ये है कि दक्षिण में अभी सिर्फ और सिर्फ एक विंडो खुली है और वो विंडो खुली है आंध्र प्रदेश की। उस विंडो से हवा तो आ रही है लेकिन बीजेपी के लिए हवा नहीं है। बीजेपी को जो है अंदर कुछ स्पेस नहीं है, वो चंद्रबाबू नायडू का है। अब उस एक विंडो को भी बीजेपी के लिए बंद करने के लिए कांग्रेस ने कवायद शुरू कर दी है और वो कवायद शुरू की है कि अपने पुराने रूठे हुए साथी यानी जगन मोहन रेड्डी को अपने साथ लाने की। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि वाई.एस. शर्मिला जो वहाँ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है और जगन मोहन रेड्डी की बहन है, उन्हें किसी एक राज्य से राज्यसभा भेजा जाएगा। अभी वाई.एस. शर्मिला को रिवॉर्ड दिया जाएगा, अब तक जो उन्होंने आंध्र प्रदेश में मेहनत किया उसके लिए उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। इन बिटवीन जो जगन मोहन रेड्डी है उसके साथ कांग्रेस तालमेल कर रही है। कोशिश तो ये है कि पहले साथ आए, लेकिन राहुल गांधी चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम बने, कुछ ऐसा जुगाड़ बने कि जगन मोहन रेड्डी अपनी पार्टी को ही कांग्रेस में मर्ज कर दें। लेकिन अगर वो मर्ज नहीं भी करते हैं तो दोनों साथ आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए। इस सारे कवायद में वाई.एस. शर्मिला कहीं अपने आप को ठगा महसूस ना करे, क्योंकि भाई से अलग होकर उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी थी, भाई के खिलाफ भी लड़ी थी। वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करें, अपने आप को छोटा महसूस ना करें, इसलिए उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष तो वो रहेंगी, लेकिन राज्यसभा में पहुंचाकर भी उन्हें उनका जो डिज़र्व करती हैं वो सम्मान दिया जाएगा। तो दोनों भाई बहनों को इकट्ठा करके आंध्र प्रदेश में 29 की लड़ाई शुरू की जा चुकी है। बैकडोर काम शुरू हो चुका है। जगन के साथ एक चैनल खुल गया है और उस चैनल का सबसे बड़ा चैनल करता पता कौन है? उस चैनल में जो सबसे बड़ा लिंक है उसका नाम है डी.के. शिव कुमार और रेवंत रेड्डी। यही दो वो नेता हैं जो इस चैनल के थ्रू कांग्रेस और जगन के बीच में जो खाइयां हैं उसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और सोचिए, जगन अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो एक जो खिड़की छोटी सी बीजेपी के लिए खुली है वो भी बंद हो जाएगी। दक्षिण कंप्लीट बंद। फिर भले ही बीजेपी के पास आज 10,000 करोड़ है, बड़ा संसाधन है, सब कुछ है। देखिए, ये तो आप जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो तो आप भी मानोगे, चाहे हम अपनी ज़िंदगी में देखें, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ का देखें। जब आपकी जेब में फाइनेंस होता है ना, जब आपके पास पैसा होता है, जब आप फाइनेंशियली साउंड होते हैं ना, तब आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर पाते हैं, आप बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीत पाते हैं। बीजेपी की एक खासियत है, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए कि बीजेपी आज जितनी बड़ी बीजेपी बनी है वो जानती थी वो तब तक नहीं बन सकती जब तक उसके पास फाइनेंशियली अपने आप को मजबूत ना किया हो। नरेंद्र मोदी को गुजरात से दिल्ली लाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, वादा ही नहीं किया तो उस वादे को निभाया भी था
कि गुजरात में वो मुख्यमंत्री है और उन्होंने पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में फंड्स की कमी नहीं आने दी थी। वो चाहे गुजरात का पैसा हो, चाहे नरेंद्र मोदी के दोस्तों का पैसा हो, किसी का भी हो, लेकिन फंड्स नरेंद्र मोदी लेके आए थे। और 2014 में जो इतना बड़ा कैंपेन बीजेपी ने एकदम से कर दिया था, आप खुद सोचिए ना कि जो बीजेपी सत्ता में थी ही नहीं, 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे रही थी, बाकी कभी सत्ता में नहीं, उस पार्टी के पास इतना पैसा कहाँ से आया था कि 2010 से लेकर 14 तक जो कैंपेन चला उसमें कितना खर्च हुआ, कितना पैसा खर्च हुआ। और उसके बाद भी जब चुनाव चले तो प्रधानमंत्री के कितने प्रोग्राम, चाय पे चर्चा, ये वो सो, उसके लिए पैसा चाहिए था। कहाँ से आ रहा था? वो गुजरात से आ रहा था, नरेंद्र मोदी जी के थ्रू आ रहा था, उनके लिंक से आ रहा था। वहाँ से बीजेपी का सफ़र शुरू हुआ और सबसे पहले आर्थिक रूप पे अपने आप को मजबूत किया, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के ज़रिए या किसी भी ज़रिए, सबसे पहले वो काम किया। और उसी आधार पर आज हर जगह चुनाव जीते जाते हैं, चाहे वो कैसे भी जीते जाते, लेकिन हर एक जीत के पीछे मेन फैक्टर क्या होता है? बीजेपी का पैसा। कोई भी अपोजिशन का नेता कोई विधानसभा चुनाव या कोई लड़ रहा होता है तो वो आधी हार तो वहीं मान जाता है, वहाँ उसकी डबल मेहनत हो जाती है, जहाँ वो देखता है कि पैसे के तौर पर मैं बीजेपी के कैंडिडेट से कहीं पीछे हूँ। अब अगर इतने शहर जो मेन सोर्स है फंडिंग के, वो एक साथ कांग्रेस को आ रहे हैं, तो सबसे पहले उसी से शुरुआत करके एक पौधा लगाया जाएगा और जिस पौधे को फिर राजनीति के ज़रिए सींचा जाएगा और उस कांग्रेस के वट वृक्ष को फिर से पहले की तरह बड़ा बनाया जाएगा। ये विजन राहुल गांधी का है। इसलिए ये सारा इंदिरा गांधीकरण या इंदिरा गांधी की झलक जो अब आपको दिख रही है ना, वो वजह यही है कि वक्त कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए जो होगा तुरंत होगा। जाते जाते फिर याद दिला दूँ, मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों पर उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, जाइए, क्लिक कीजिए और अपना सफ़र शुरू कीजिए। और मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन एक गुजारिश है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राय बेहद बेहद महत्वपूर्ण है और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।